Hello friends, welcome to the third lecture of the Indian subcontinent and history. हम देख रहे थे फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के क्या क्या हैं, जिसमें हमने देखा था कि हिमालयास कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था द प्लेन्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु। फिर हमने थार डेजर्ट भी देख लिया था। इस लेक्चर में हमें देखना है जो रिमेनिंग डिविजन्स हैं इंडिया के, जैसे हो गया द डेक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। The region between the east and the west coast of India tapers off to the south. ये हमें पता है कि जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, हम यहाँ पे इंडिया का अगर साउथ वाला पोर्शन बनाए तो कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट है यानी ये वाला साइड, और जो वेस्ट कोस्ट है, कोस्ट मतलब नदी के किनारे वाला, तो ये जो पूरा है ये हो जाएगा वेस्टर्न कोस्ट, और ये जो पूरा है ये हो जाएगा ईस्टर्न कोस्ट। तो ये वाला जो रीजन है ये साउथ की तरफ टेप कर रहा है, मतलब टेपर ऑफ मतलब ये थोड़ा सा ऐसे पॉइंटेड है साउथ की तरफ। दिस रीजन हैज द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट, द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। तो ये वाला जो रीजन है इसके वेस्ट की बात करें, वेस्ट यानी ये वाला साइड, ईस्ट यानी ये वाला साइड। वेस्ट में हमें पता है यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, और यहाँ पे क्या है ईस्ट में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, और अगर साउथ की बात करें तो हमें पता है इंडियन ओशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीनों साइड में देखा क्या क्या है। ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, और इंडियन ओशन कहाँ पे है, साउथ की तरफ। अ रीजन दस बाउंड बाय द सी ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा रीजन जो 3 साइड से सी से घिरा हुआ है, तीनों साइड से उसके पानी है, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला। और अगर कोई रीजन चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड। अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्यूपाइड बाय द डेक्कन प्लेट्यू। तो इंडियन पेनिनसुला का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू ने घेरा हुआ है। अब जो इंडियन पेनिनसुला है, ये वाला जो पार्ट है इंडिया का साउथ वाला, ये इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे डेक्कन प्लेट्यू है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो है एक तो वेस्टर्न कोस्ट, और इधर का जो है वो है ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कोस्ट। तो डेक्कन प्लेट्यू है और दूसरा क्या है, कोस्ट। इन सबको मिला के क्या बनता है, इन सबको मिला के बनता है पेनिनसुला। The mountain ranges of the Vindhya and Satpura are located to the north of Deccan Plateau. अब जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके नॉर्थ में विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस लोकेटेड है। मैप में देखते हैं कि विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं। तो देखिए डेक्कन प्लेट्यू जो है ये आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन है डेक्कन प्लेट्यू का, और इसका जो ईस्ट वाला पोर्शन है, इतना रिमेनिंग आपको वाइट कलर में दिख रहा है, वो क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपको वो क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। फिर देखते हैं कि अरावली रेंजेस जो है वो यहाँ पे हैं कहीं पे, और जो विंध्या रेंजेस है वो इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो अरावली और विंध्या रेंजेस, ये जो दोनों रेंजेस है वो कहाँ पे है, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ साइड पे है। ये डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर वाले साइड पे है, यानी नॉर्थ साइड पे है। नेक्स्ट देखते हैं, द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है उसके वेस्ट में है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, मतलब ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। इसके वेस्ट साइड में, मतलब यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है ना, बिल्कुल वहाँ पे है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस। और ये जो माउंटेन रेंजेस जहाँ पे है उसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स। मतलब वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन कहाँ होगा, जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे सह्याद्री माउंटेन रेंजेस है, और उतना जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन एंड मलाबार। सह्याद्रीज के वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे कोकन रीजन है और मलाबार रीजन है, ये महाराष्ट्र का रीजन है। द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर नोन एज ईस्टर्न घाट्स। अब जो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट साइड पे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्ट साइड पे हैं उन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। डेक्कन प्लेट्यू हैज़ फर्टाइल लैंड वेयर मैनी पोस्ट हरप्पन
अग्रेरियन कल्चर्स फ्लोरिश्ड। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ पे बहुत सारी फर्टाइल लैंड है, और अगर फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो पोस्ट हड़प्पन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में जो लोग आए वहाँ पे उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनाना शुरू की, और वो कैसे पीपल थे, अग्रेरियन थे, मतलब वो एग्रीकल्चर करते थे। डेक्कन प्लेट्यू वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, द लार्जेस्ट इन एंशियंट इंडिया। After the decline of the Maurya Empire too, several other kingdoms and smaller empires continued to flourish in this region. अब जो डेक्कन प्लेट्यू है वो मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट था, जो कि एंशियंट इंडिया का लार्जेस्ट एम्पायर था। मौर्यन एम्पायर का आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, ठीक है। ये दोनों जो किंग्स थे वो बहुत ही फेमस थे मौर्यन एम्पायर के। अब मौर्यन एम्पायर जो था वो इंडिया का सबसे एंशियंट और सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है, और इसका जो रीजन था वो कौन सा था, डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन इसका था। तो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है वो मौर्यन एम्पायर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। और जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो गया उसके बाद भी बहुत सारे किंगडम्स जो थे वो इस रीजन में यानी डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में उन्होंने अपना एम्पायर जमाया। फिर नेक्स्ट देखना है हमें कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स यानी वही जो मैंने आपको बताया, वेस्टर्न कोस्ट और यहाँ का क्या था, ईस्टर्न कोस्ट। फ्रॉम द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद द वेस्टर्न कंट्रीज। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही जो एंशियंट इंडिया है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता आ रहा है, ठीक है। हमारा इंडिया कहाँ पे है, हमारा इंडिया जो है वो ये रहा। अब इंडिया के वेस्ट में जो भी कंट्रीज़ है यहाँ पे ये वाले साइड में, लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अभी के टाइम में तो बहुत ही कम ट्रेड होता है, लेकिन पहले पाकिस्तान था भी नहीं, क्योंकि मैंने बताया इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया था, मतलब पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। और ये जो बांग्लादेश है ना, इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था पहले, हालांकि बाद में चल के बांग्लादेश का नाम क्या हो गया, बांग्लादेश, मतलब उसका ओरिजिनल नाम उसको मिल गया। अब जो वेस्ट की कंट्रीज़ है जैसे कि ईरान है, यहाँ पे ग्रीस है, ठीक है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उनके साथ इंडिया काफ़ी हद तक ट्रेड करता था, व्यापार करता था एंशियंट टाइम से ही, और अभी भी इंडिया क्या करता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड उसका चालू है। दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय सी। अब ये ट्रेड कहाँ से करेंगे हम, इंडिया को हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये सी के रूट से ही हम ट्रेड करते थे। Therefore, India has developed contact and interaction with foreign cultures and people at the seaports. Later on, land routes came to be used for trade and transport, but the importance of sea routes did not diminish. अब इसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग कल्चर जो थे उसके बारे में इंडिया को पता चला, क्योंकि अगर हम वहाँ पे जाके ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे क्या खाते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ बिताते हैं, तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलेगा। हालांकि बाद में चल के क्या हुआ, इंडिया ने लैंड रूट्स को भी अपनाना शुरू किया, ठीक है। पहले इंडिया क्या करता था, पहले इंडिया सी के रास्ते से ट्रेड करता था, यानी इंडिया को अगर जाना है वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो क्या करेगा, इंडिया यहाँ पे जो भी पोर्ट्स है वहाँ से जाएगा और इस तरह से घूम के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएगा। हालांकि बाद में क्या हुआ, बाद में इंडिया ने लैंड रूट से ट्रेड करना शुरू किया, मतलब अब वो लैंड के रास्ते से जाने लगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में। लेकिन जब लैंड रूट्स के रास्ते से जाने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सी रूट्स बंद हो गए, सी रूट्स जिससे जाना भी इंडिया का शुरू ही था, और अभी भी सी रूट से बहुत सारे ट्रेड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द आइलैंड्स इन द सी। अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो इंडियन आइलैंड्स है, मतलब इंडिया के पार्ट्स हैं, और कहाँ पे है वो बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी। और लक्षद्वीप भी क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड्स है, ठीक है, एक आइलैंड नहीं है, ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड है। अंडमान निकोबार की बात करें तो वो भी एक आइलैंड नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कि कहाँ पे है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। ये हम देखेंगे मैप में। द लोकेशन ऑफ दीज आइलैंड्स में हैव बीन इम्पोर्टेंट इन एंशियंट sea trade. The manuscripts Periplus of the Erythraean Sea and the Handbook of the Red Sea makes a mention of Indian islands. It has been written by an unknown Greek sailor. तो यहाँ पे the location of these islands may have been important in ancient sea trades. ये जो islands हैं इनकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है एंशियंट ट्रेड के लिए,
क्योंकि हमें पता है कि हम सी के रास्ते से होते हुए ट्रेड करते थे, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ पोर्ट्स हों जहाँ पे आके फॉरेनर्स या इंडिया के लोग भी रुकते हों। अब यहाँ पे 2 बुक्स के बारे में बताया गया है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एंड हैंडबुक ऑफ द रेड सी। ये दोनों ही बुक्स में इंडियन आइलैंड्स का मेंशन हमें मिलता है, इनके बारे में बताया गया है। हालांकि ये जो दोनों बुक्स हैं, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एंड हैंडबुक ऑफ रेड सी, इसके ऑथर अननोन है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक सेलर था कोई, जो ग्रीक से नौकायन करते हुए यहाँ पे आया था, उसने ये बुक्स लिखी थी, बट एक्चुअली ये बुक्स किसने लिखी है ये आज तक किसी को पता नहीं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, शो द फॉलोइंग ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में आपको ये तीनों चीज़ें दिखानी है। पहले देखते हैं हिमालयन माउंटेन, थार डेजर्ट और ईस्ट कोस्ट। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन हमें पता है ऊपर के साइड है, ये पूरा जो ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है ये पूरा हिमालयन माउंटेन है। हिमालय का कुछ पार्ट जो है वो इधर भी जाता है, जिसको हम हिंदू कुश माउंटेन बोलते हैं, और यहाँ से एक रास्ता जाता है जिसको हम खाइबर पास और बोलन पास कहते हैं। ठीक है, फिर हमें मैप में दिखाना है थार डेजर्ट, तो यहाँ पे लाइट ब्राउन या येलो कलर जैसा कुछ आपको दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है ये है थार डेजर्ट। फिर हमें दिखाना है ईस्टर्न कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट हमें पता है ये वाला जो पूरा रीजन है वो है ईस्टर्न कोस्ट, और इन्हीं के थोड़े से पार्ट को क्या कहते हैं हम, ईस्टर्न घाट्स। और ये जो है हमारा वाइट वाला ये है वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट के इस पार्ट को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहीं पे है सह्याद्री माउंटेन। और हमने आइलैंड्स की बात की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है यहाँ पे, जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये आपको जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के दिख रहे हैं वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पे जो व्हाइट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे व्हाइट सर्कल्स, वो है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अटॉल आइलैंड है, मतलब ऐसा कुछ आइलैंड है ये वाला जो है ये तो लैंड का पोर्शन है यहाँ पे पूरा, लेकिन इसके बीच में भी पानी है और आजू बाजू में भी पानी है, तो ऐसे आइलैंड्स को कहा जाता है अटोल आइलैंड्स। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अंडमान आइलैंड का। देखो आपको फोटो दिया गया है, इसमें भी कुछ अटोल आइलैंड्स है जिसमें बीच में तो पानी है, लेकिन इसके बीच में लैंड है और आजू बाजू में क्या है, पानी है। नेक्स्ट देखते हैं हम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमें अभी पढ़ना है। सो द सिटीज ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो आर इन टुडेज पाकिस्तान। अब जो हरप्पा और मोहनजोदारो ये दोनों सिटीज़ है, ये कहाँ पे है, आज का जो हमारा पाकिस्तान है वहाँ पे ये दोनों सिटीज़ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द रीजन नोन एज साउथ एशिया। तो एशिया जो है हमारा कॉन्टिनेंट, इसके साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ है उन सबको मिला के क्या बनता है, साउथ एशिया। ठीक है, उन सबको मिला के क्या बन जाता है, साउथ एशिया। और ये साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो 7 कंट्रीज है। पहला पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। और ये जो सारी कंट्रीज है ना 7, इनको मिला के ही पहले कहा जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ, ये सारी कंट्रीज अलग अलग हो गई। Considering the expanse and significance of India in this region, it is also known as Indian subcontinent। तो यही जो रीजन है इन सबको मिला के कहा जाता था इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हरप्पन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी अगर इंडिया का हम मैप देखें तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहले तो पाकिस्तान वगैरह भी इन्वॉल्व था, मतलब ये पूरा मिला के इंडियन सबकॉन्टिनेंट था इतना। ठीक है, ये पूरा क्या था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और हरप्पन सिविलाइजेशन कहाँ था, तो इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यानी ये वाले पार्ट में हरप्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ था। और हरप्पा और मोहनजोदारो सिटीज़ की बात करें तो हरप्पा यहीं पे था, यहाँ पे, और मोहनजोदारो भी यहीं पे था पाकिस्तान में, जो कि आज के पाकिस्तान में है। China and Myanmar, our neighboring countries, are not a part of South Asia और Indian subcontinent। 2 कंट्रीज है जो कि चाइना और म्यांमार, ये दोनों हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। However, they had cultural and trade relations with ancient India. They have an important place in the study of ancient history। लेकिन इनके रिलेशंस अच्छे थे इंडिया के साथ। एंशियंट टाइम्स की बात करें, एंशियंट टाइम्स यानी पुराने टाइम्स की बात करें तो, और इंडिया के साथ इनके ट्रेड होते थे। साथ ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है इन दोनों कंट्रीज़ का इंडिया की हिस्ट्री में।
ठीक है, क्योंकि चाइना से बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे, म्यांमार से भी आए थे। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में या आगे के चैप्टर्स में।